स्वागत है बच्चों आपका मेरे चैनल KRG मैथ्स में। 1.2 के क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक पिछली वीडियोस में कर लिए हैं। 1.1 हमने पूरी कर ली है। आज हम करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आपको इससे पहले के क्वेश्चन अगर देखने हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। अभी वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 5, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है। कीवर्ड्स क्या क्या है यहाँ पर? प्राकृत संख्या, 6 की घात n और अंक 0। तो प्राकृत संख्या क्या है? मेरी पहली वीडियो इस चैनल पर जिसमें मैंने आपको वास्तविक संख्या जो है उसका परिचय बताया, वहां जाकर आप देख लीजिए, वहां आपको पता चल जाएगा। 6 की घात n कहता है कि 6 की घात कोई n का जो मान है किसी भी n के किसी भी मान के लिए क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको हम सिद्ध करते हैं। पहले तो हम ये जान लें कि कोई भी जो संख्या है वो 0 पर कब समाप्त होगी। 0 पर समाप्त होने के लिए हमारे पास ये जरूरी कंडीशन है कि वो 5 के गुणज की होनी चाहिए। कि जो 5 का गुणज है उसके पहाड़े में क्या आता है? 0 5 0 5 0 5 इस तरह से आता है। आप ये भी कह सकते हैं कि 10 भी तो हो सकता है। 10 के पहाड़े में तो 10 0 0 आता है, 10 20 30 40 इस तरह से। लेकिन 10 जो है वो खुद 2 और 5 का गुणज है। ठीक है, तो जिसमें से हमारे पास 2 पर 5 से जब करते हैं 2 गुणा 5 जब करते हैं तब 10 आता है, यानी 5 कॉमन फैक्टर है। तो क्या होना चाहिए? गुणज 5 जरूर होना चाहिए किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 आने के लिए। ठीक है, इसी को हम अपना बेस बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। 6 की घात n, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 6 को हम गुणनफल कर सकते हैं 2 तिया 6, तो 2 गुणा 3 n इस तरह से लिख सकते हैं। अब घातांक का नियम होता है कि यदि संख्या गुणा हो रही है और एक कोई घात संख्या बाहर है तो उन्हें हम दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये आ गया 2 की घात n गुणा 3 की घात n। ठीक है, यहां हम देख रहे हैं हमें 5 नहीं मिला, 5 नहीं मिल रहा है। तो 5 नहीं मिला तो 2 के किसी भी घात में बेटा आप करेंगे तो 2 नहीं, कभी भी पीछे आपको 0 नहीं आएगा। 3 वैसे भी एक विषम संख्या है, कभी भी 0 नहीं आएगा। तो वैसे तो इनमें तो हमें 0 मिल ही नहीं सकता। और हमने अभी देखा था कि हमने एक उदाहरण से समझा था कि 5 का गुणज होना बहुत जरूरी है। तो क्या लिखेंगे कि यहां गुणज के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है, अतः इकाई का अंक 0 संभव नहीं। ठीक है, क्योंकि 0 आने के लिए हमारे पास 5 का गुणज होना बहुत जरूरी है। 5 का गुणा होना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, 5 किसी सम संख्या से गुणा होना चाहिए। अगर 3 की जगह 5 होता तब हमारा 0 संभव था उसमें। ठीक है बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक है, मिस नहीं करना है, ये प्लस का 5 है, प्लस का 13 और प्लस का 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। सबसे पहले इसमें से हमें जान लेते हैं कि जो संख्याएं हैं अगर मैं उनमें से एक को हटा देती हूँ, ठीक है, एक को मैंने छोड़ दिया क्योंकि एक हमने पढ़ा कि ना भाज्य ना भाज्य कैसे वो भी बताते हैं कि इनको मैं 2 हिस्से बात करते हैं। एक हमारे पास भाज्य संख्या है और एक हमारे पास अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं कौन सी होती है बेटा? पहले हम अभाज्य संख्याएं, क्योंकि इससे पहले की क्लासेस में भी मैं आपको बता चुकी हूँ जहां हमने ऐसे निकाला था कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती है। वे संख्याएं जिनके केवल और केवल क्या है, केवल और केवल 2 ही गुणनखंड। हम फैक्टर करते हैं तो कितने मिलते हैं हमें? केवल 2 ही मिलते हैं। और वो भी कौन से मिलते हैं? एक तो मिलेगा 1 और एक वह संख्या खुद, संख्या स्वयं। भाज्य संख्याएं क्या होती है? भाज्य संख्या है कि कम से कम, केवल से केवल नहीं है, कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए? कितने? 3 गुणनखंड होने चाहिए। कितने गुणनखंड होने चाहिए? 3। कम से कम,
कौन कौन से? एक तो एक व संख्या स्वयं, क्योंकि कोई भी संख्या अपने स्वयं की गुणज होती है। साथ में कोई अन्य संख्या, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। ये पता होना चाहिए। एक ना तो इसमें आता है ना इसमें आता है, इसलिए एक कहाँ आएगा? यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ना तो उसका केवल एक ही गुणज है, गुणनखंड होता है, वो भी क्या होता है? एक, वो खुद। दूसरा गुणनखंड नहीं है तो अभाज्य संख्या भी नहीं है। जब दूसरा नहीं है तो तीसरा कहाँ से आएगा? इसलिए वो भाज्य भी नहीं है। ठीक है, अब इसके कंसेप्ट के आधार पर हम अपना क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को मैं दो हिस्सों में करती हूँ। 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस 13 यहाँ करेंगे। 13 इसमें से कॉमन आ रहा है तो हम 13 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बचा है 7 गुणा 11 और प्लस का 1। हालांकि छोटी सी मल्टीप्लाई है, इसको कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तभी भी चलेगा हमारा, क्योंकि आंसर तो हमें यहीं से मिल चुका। 13 गुणा 11 7 77 प्लस 1 क्या आ गया? 13 77 और 1 78। ये संख्या खुद थी बेटा। आप मान के चलो 13 के अंदर कुछ ना कुछ जोड़ रहा था जो जुड़ा नहीं है ना, कुछ भी जोड़ रहा था तो वो 13 से तो बड़ी हो गई। आंसर हमें यही मिल चुका था। ये जो हमारा स्टेप है ना, हम अपना आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं कि ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या में हमने पढ़ा कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, यानी एक तो वह संख्या खुद, एक और तीसरा उसके अलावा कोई अन्य संख्या। तो 3 संख्याओं में से देखो एक तो एक होगा ही होगा, एक ही जो संख्या है ये खुद होगी, और दूसरा हमारे पास क्या मिल गया? 13 मिल गया। देखो गुणनखंड के रूप में 13 गुणा हो रहा है ना इस पूरी संख्या से, तो ये इसका एक गुणनखंड हुआ। क्यों? देखो 13 के अलावा ये कुछ ना कुछ है संख्या, कुछ भी जोड़ रहा है, हमने भी हल नहीं करा है, तो इसका मतलब ये तीसरा गुणनखंड है। तो हम लिखेंगे तो ये क्या बचा है? ये क्या है? इसके 3 से अधिक 2 से अधिक भी लिख सकते हैं कि ये क्या है? भाज्य संख्या है। दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है, कम से कम 3 का मतलब 2 से ज्यादा होने चाहिए। क्या करेंगे? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। 5 कॉमन निकाल लिया, लघु ब्रैकेट ही लगाएंगे, लघु कोष्ठक लगाएंगे। 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, देखो मैंने 5 नहीं लिखा बीच में, प्लस 1, 5 का 5। अब आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर इतना समय लगाने की जरूरत नहीं है कि आप इसे मल्टीप्लाई कर हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं। बाकी हमारा आंसर यहीं से आ चुका है, क्योंकि 5 के अलावा देखो कुछ तो गुणा प्लस में जुड़ रहा है ना, 5 के अलावा जुड़ ही रहा है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इस दी गई संख्या का एक गुणनखंड हमें क्या मिल गया? 5 मिल गया। तो 2 से ज्यादा गुणनखंड है, तो ये क्या हो जाएगी? अपने आप में एक भाज्य संख्या हो जाएगी। तो लिखेंगे क्योंकि इस लैंग्वेज को आगे क्यों किससे शुरू करते हैं? क्योंकि इस संख्या का आज भी एक गुणनखंड है, अतः दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। आशा करती हूँ बेटा आपको ये जो कंसेप्ट है भाज्य अभाज्य का अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि इस क्वेश्चन को देने का मतलब वो यही है कि बुक चाहती है कि आप भाज्य और अभाज्य का जो कंसेप्ट है, जो उसका मूल बिंदु है, उसको आप समझ सकें। तो धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए बेटा। मेरे चैनल KRG मैथ्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, और साथ ही कमेंट भी करें। यदि आपकी खुद की भी कोई क्वेरी है तो आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वहाँ से मैं उसे देखकर उसका आंसर करने का कोशिश करूँगी। धन्यवाद।